बिग ऑयल से सबसे ज़्यादा पैसा जिनको मिलता है, अमेरिकन मिडिल क्लास का इंटरेस्ट एंड ओवरऑल अमेरिकन इंपीरियलिज्म के बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कल अपने UN असेंबली इलेक्शन में फिर से क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते कौन कहते हैं एंड क्लीन ब्यूटीफुल कोल को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि ओवरऑल मतलब अमेरिकन इंपीरियलिज्म और अमेरिकन इंपीरियलिज्म के मुनाफा और एक्चुअली क्लाइमेट क्राइसिस का सोल्यूशन ढूंढने में कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। साथ में जब रूलिंग क्लास हमें क्लाइमेट क्राइसिस का सोल्यूशन दे भी पाता है, आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर सोल्यूशन फाइनेंशियलाइजेशन के टर्म्स पे आ रहा है, ग्रीन लोन्स के टर्म्स पे, ग्रीन टैक्स, टैरिफ्स, क्रेडिट्स और ये सारे फाइनेंस रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशंस जो आ रहे हैं, जिससे मतलब अभी यूरोप का भी जो एनवायरमेंटल पॉलिसी को प्रोग्रेसिव कहा जा रहा है क्योंकि वो क्लाइमेट को एक तरीके से सेंटर कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप इंपोर्ट्स पे एक एमिशन टैक्स लगाता है कि जो पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं उन पे एक एमिशन लगे ताकि वो उन पे टैक्स लगे ताकि वो इंसेंटिवाइज हो जाए क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये एमिशन सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरोप एक तरीके से पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अपने देश से बाहर कर पा रहा, वो इंडस्ट्रीज ग्लोबल साउथ में ही शिफ्ट हुए, वो बांग्लादेश में और इंडिया में और चाइना में शिफ्ट हुए, जहाँ पे हमें पोल्यूशन से झेलना पड़ रहा है और हम जो चीप लेवल के बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वही यूरोप में जाके कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम कंजम्पशन के पैमाने से देखें तो एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड जो है अमेरिका एंड यूरोप जो है वो आज भी सबसे ज़्यादा 80% कई रिपोर्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसका बर्डन फाइनेंशियलाइजेशन के थ्रू ग्लोबल साउथ पे ही पड़ता है और ऑब्वियसली मटेरियली क्लाइमेट चेंज तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ में ही झेला जाता है। तो ये एक तरीके का सोल्यूशन कैपिटलिज्म हमें दे पाता है। दूसरा चीज़ जो सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज पे एक पुश करना, पर इसमें भी हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो ज़्यादातर लोन्स हैं ये अदानी जैसे लोगों को मिल रहे हैं। तो अदानी साइमल्टेनियसली सोलर का सबसे हाईएस्ट मतलब बिगेस्ट प्लेयर इन सोलर एंड बिगेस्ट प्लेयर इन कोल अभी भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अदानी कोल से शिफ्ट कर रहा है, वो रैदर एक और तरीका बन रहा है अदानी जैसे पूंजीपतियों के लिए एक नया मार्केट खोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम क्रिटिकली अगर देखें तो हमें इस डिस्कशन के थ्रू भी सोचना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग अर्थव्यवस्था में एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी का सोल्यूशन हमें कैसे मिल सकता है और एक्चुअली हमें इस अर्थव्यवस्था से आगे भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें जेएनयू में ही कोट काफ़ी फेमस है चिको मेंडेस का कि एनवायरमेंटलिज्म विदाउट क्लास स्ट्रगल इज गार्डनिंग। तो उसी बेसिस पे आज का डिस्कशन का टाइटल भी रखा है और साथ में मतलब हम देखें कि इस फेज में एक तरफ से तो ग्लोबली स्टूडेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट भी हो रहा है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह है, बट स्टूडेंट्स एंड यूथ एक्चुअली अपने फ्यूचर का सवाल को लेकर एनवायरमेंट का सवाल सीरियसली पब्लिक डिस्कोर्स एंड पॉलिटिक्स में फेस किया है। एंड ग्रेटा थनबर्ग एनवायरमेंट का सवाल आगे इंपीरियलिज्म से जोड़ के भी पैलेस्टाइन के लिए लड़ाई कर रही है और अनेक ऐसे इंपीरियलिस्ट पावर्स के खिलाफ लड़ाई कर रही है। दूसरी तरफ से हमारे देश में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई रही है वो हमेशा से पर्यावरण का सवाल एकदम सेंट्रल तरीके से उठाता है। अभी भी आज ही अभी न्यूज़ में आया है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल की झगड़ा की लड़ाई भी जो फंडामेंटली एक इकोलॉजिकल सवाल है, ग्लेशियर्स को बचाने का सवाल है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन टू सेव लद्दाख एंड सेव इट्स एनवायरनमेंट, उसमें भी सरकार ने 4 लोगों का हत्या किया है। तो इस चीज़ को कंडेम हम करते हैं और साथ में अपने ही इतिहास में अभी 28 को हम भगत सिंह का जन्मदिन महोत्सव मनाएंगे, बट साथ में 28 को हम कॉमरेड शंकर मोहन नियोगी का भी शहादत दिवस मनाएंगे, जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एक बड़े ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और वो कॉन्क्रीटली ट्रेड यूनियन के लेवल पे एनवायरमेंटल सवाल को उठा पाए। मजदूरों ने ग्राउंड वाटर लेवल का जो झगड़ा हो या किसानों की फसल की जो संघर्ष थी उस क्वेश्चन को कॉन्क्रीटली छत्तीसगढ़ के पॉलिटिक्स में प्लेस किया है।
और शंकर भगवान योगी का नारा ही लगता था कि लाल और हरा झंडा साथ आए, मजदूर और किसान साथ आए, साइंस एंड नेचर साथ आए, संघर्ष और निर्माण का रास्ता एक को हमें दे पाए। तो शंकर भगवान योगी को भी याद करते हुए आज हम अपना डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 20 मिनट का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हमने हसदेव में अदानी के जो कोयला खदान है उसके खिलाफ जनता का जो संघर्ष है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कलेक्टिव का ही टीम ने बनाया था। जो नहीं जानते हैं, हसदेव हमारे देश में लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फॉरेस्ट माना जाता है, लंग्स ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। एंड मतलब पूरा फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो मुंबई के 3 गुना बड़ा है ये फॉरेस्ट, जिसमें कोल ब्लॉक्स असाइन किए गए हैं और अदानी को दिया गया है। तो मूवी के थ्रू होपफुली इसमें आगे भी हम चर्चा करेंगे, बट आप देख ही पाएंगे कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन पे हम कहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे कि सरकार कानून बदलता है, जनता पे रिप्रेशन करता है, अलग अलग तरीके का टैक्टिक्स यूज करता है ताकि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एक्चुअली हो पाए और अदानी का मुनाफा हो पाए। तो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम दिखाना चाह रहे थे। पिछले साल जनवरी में ही हम हसदेव अरानी गए थे, जब बीजेपी सरकार नया छत्तीसगढ़ में आया था और उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन ही हुआ था कि हसदेव को बचाने के लिए वो सत्ता में आना चाहते। बट आते ही स्पेशली जब छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बन रहा है, आते ही वो 50,000 पेड़ को काट रहे हैं और उस समय हसदेव में फिर से जनता की आवाज़ उठ रही है। तो हम उसी समय टीम गए थे। हमने डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ एक रिपोर्ट भी निकाला था जिसमें एनवायरमेंटल सवाल के साथ साथ कानून और फाइनेंशियल क्वेश्चन में हम लोग एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाले हैं। ये रिपोर्ट आप पीछे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो और मैं बोलते हुए डॉक्यूमेंट्री शुरू करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द डॉक्यूमेंट्री। हम इसी चीज़ पे रिपोर्ट भी निकाले हैं और आप अगर और भी डिटेल में इसका पूरा टाइमलाइन लेके जानना चाहेंगे तो रिपोर्ट में पीछे भी आपको एक टाइमलाइन मिलेगा जिसमें एक्चुअली बहुत क्लियरली मतलब काफ़ी एविडेंट समझ में आता है कि 2008 में EKCL बन रहा है जॉइंट वेंचर अदानी जिसका 75% ओन करता है। 2012 का देन एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश अपने ही एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के खिलाफ जाके अदानी को परमिशन दे रहा है माइनिंग के लिए। 2013 में NGT एनवायरमेंटल ग्राउंड्स में माइनिंग को रोक रहा है, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट फिर से कह रहा है कि नहीं माइनिंग होना चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक अलग केस में जॉइंट वेंचर को इलीगल कहते हुए माइनिंग रोक रहा है। तो 2015 में बीजेपी सरकार आके कोल माइनिंग एक्ट को ही अमेंड कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि वापस वही कोल ब्लॉक्स अदानी को दिए जाए। साथ में इस बीच जो भी फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आदिवासी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के राइट्स है, पैसा कानून से लेकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के द्वारा जो जन सुनवाई होने चाहिए उसमें एक कोर्सल तरीके से जन सुनवाई से परमिशन लिया जाता है अलग अलग हसदेव के गाँव से। और एक जगह तो 2016 में घटपरा विलेज में ये भी बोला जाता है कि आपका CFR पट्टा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स वापस लिया जाएगा क्योंकि आप प्रोटेस्ट करें। तो ये कहीं भी मतलब अनरीजनेबल चीज़ है कि डेमोक्रेटिक राइट का यूसेज इज रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। एंड इसी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में भी बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि पुलिस घूमता है, पुलिस रात को लोगों को घर से उठाता है, डिटेन करता है। हम सब जानते हैं कि देश में अनेक ऐसे जल जमीन की जो लड़ाई है उस पर अभी ऑपरेशन कगार जैसे ऑपरेशंस के थ्रू एक बहुत ही इंटेंस रिप्रेशन किया जा रहा है जिसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। इनफैक्ट ये जो साथी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मूलवासी बचाओ मंच से, इनको अभी बैन किया गया है सरकार ने ऑपरेशन कगार और ऐसे ही रिप्रेसिव कानून के थ्रू। और जो चलो रायपुर मार्च में भी ये इवेंट हो रहा है जो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा किया गया था। सर्व आदिवासी समाज के जो जनरल सेक्रेटरी
अध्यक्ष है सुरजू टेकाम, वो इसी कार्यक्रम के 1 महीने बाद उन पे यूएपीए थोपा गया था और उनको जेल में डाला गया था। तो ये काफ़ी इंटेंस एक रिप्रेशन और मिलिट्राइजेशन हम ऐसे रिसोर्स रिच आदिवासी इलाकों में देखते हैं जो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो कई जगह पे मतलब मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में दिखाया जाता है कि विकास एक तरफ है और वातावरण पर्यावरण को बचाना दूसरी तरफ है, पर ये सारे इवेंट से साफ समझ में आता है कि विकास और वातावरण एक्चुअली वातावरण का सत्यानाश होना ये सब किसी एक अदानी या अंबानी या टाटा बिरला के नाम पे हो रहा है। एक्चुअली जनता और वातावरण का विनाश जैसे मूवी में भी कहते हैं हो रहा है। तो पूरे टाइमलाइन से समझ में आता है कि जो भी पार्टी हो, कांग्रेस या बीजेपी, वो इस लॉजिक सिस्टेमिक लॉजिक से उनको निकाल नहीं पाते। रादर जनता ही सक्सेसफुल रहा है अपना CFR कानून जो CFR राइट से लेके पर्यावरण को बचाने को लेके मतलब ज़्यादातर जब ऐसे स्ट्रगल होते हैं तो मीडिया भी इन चीज़ों को एक हताशा के साथ रिपोर्ट करता है। तो हम एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि 22 कोल ब्लॉक से माइनिंग सिर्फ एक कोल ब्लॉक में हो पाए, ये हस्तियों की जनता का मिलिटेंट स्ट्रगल का एक नतीजा है कि लार्जली वो सक्सेसफुल रहे हैं अभी भी अदानी का माइनिंग ग्रुप में के खिलाफ। और मतलब इसमें सुनीता दीदी भी कहती है कि ये सिर्फ हमारा मतलब जमीन और जीविका की लड़ाई तो है, लेकिन हम ये लड़ेंगे नहीं तो डैम डैम हो जाएगा और पूरे देश का जो वातावरण है उसका क्या। तो इसी मतलब थीम पे क्लाइमेट चेंज और क्लास स्ट्रगल को साथ देखते हुए मैं आज नागराज सर को बुलाना चाहूँगी। सर एक बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उनके बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको वायरल और इंडिया फोरम में पूछ सकते हैं एक क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्वेश्चन को लेकर, और साथ में टीचर्स अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस के फोरम में सर पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इसका कॉपी लेके जहाँ मैं जाता हूँ कॉलेज में मेरे गांव में एक कर्नाटक में मैंग्रोव नदी के आसपास समुद्र तट के आसपास वहाँ पे भी गांव के पास भी अडानी का कोल का प्लांट है, मैंगनीज कोल का प्लांट है, जिसके खिलाफ गांव वाले और आसपास गांव के लोग हैं। वहाँ पे भी एक संघर्ष जबरदस्त चला था। जब मैं देख रहा था मुझे उस संघर्ष की याद आ रही थी। मेरे चाचा खुद जो कन्नड़ में चिकप्पा बोलते हैं, खुद उसमें काफ़ी सक्रिय थे। काफ़ी कई साल कैंपेन चला, मीटिंगें हुई, मार्चेस हुए, पैम्फलेट छपी गई। वहीं वहाँ पे भी जो है रिप्रेशन हुआ, फॉल्स केस था उनके ऊपर और कई लोगों पर। फैमिली जो है वो प्लांट बना वो गाँव से दिखता है, इस तरह का अभी प्लांट, और उसका प्रदूषण का असर दिखता है गाँव में ही दिखता है। ऐसे कई सारे जैसे यहाँ हसदेव में संघर्ष का फिल्म बना है, इस तरह से कई सारे देशों में संघर्ष चल रहा है, कई सालों चला है, दशकों से चला है। और नॉट जस्ट अगेंस्ट कोल बट आल्सो अगेंस्ट माइनिंग, बॉक्साइट में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, आपके गंगानगर माइंस के संघर्ष के बारे में सुने होंगे। वो रिसेंटली काशीपुर वो गिर गया। एक तरह से दो तरीके से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज इसका लिंक है। एक तो जैसे विज्ञापन जो फिल्म में जो वो शुक्ला और सोनिया कह रहे थे कि इसमें इतने टन जो है कोयला है जलेगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही। एंड देयर हैव बीन स्टडीज टू शो वेरी क्लियरली कि एक सिंगल प्लांट से कितना नुकसान होता है क्लाइमेट में, और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं और जीव जंतु के ऊपर भी। एक तो ये, और दूसरा इनडायरेक्टली जब माइनिंग चलता है तो पुराने फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाते हैं। एंड एसेंशियली फॉरेस्ट आर लाइक कार्बन स्टिक्स एसेंशियली। इफ यू कट देम इट मींस दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इवेंचुअली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो इट इज नॉट जस्ट एंटी कोल स्ट्रगल्स बट इन अ सेंस अलग-अलग तरह के पीपल्स मूवमेंट्स चल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कनेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। सी दे मे नॉट बी स्ट्रगलिंग सेइंग कि मैं क्लाइमेट चेंज के कर रहा हूँ, उनका मकसद है हैव एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज, उनका हक बनता है, देयर फार्मलैंड, द फॉरेस्ट एटसेट्रा, राइट? सो दे डू नॉट टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज बट दे नीड नॉट,
The point is that those struggles relate to climate change, and that's why they need our support, not state depression and kind of police cases, etc. and arrests and seizures. That's like a coach of them. And I don't do that. So in a sense, they need our support. कुछ सालों से क्यों जो है ग्लोबल वार्मिंग और तीव्रता से बढ़ रही है, इसका तीसरा कारण क्या है इस देश में, खासकर कुछ उसके मेन जो प्रभाव है उनके क्या क्या है, और मुख्यतः वर्ग इनइक्वालिटीज, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, क्लास, जेंडर का क्या रिश्ता है, और फंडामेंटली so the problems, the structural roots of family, which in my view is simply linked to capitalism. पूंजीवादी व्यवस्था पर फैमिली आजकल इतना जो ऊर्जा में बदलाव की आजकल चर्चा होती है, एनर्जी ट्रांजिशन, व्हाट डज इट मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और अभी जो लोग आजकल जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मतलब है, खासकर एक वर्कर्स और फिर थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा सा एक सुझाव क्या है, क्या रास्ते में क्या हो सकते हैं, और then I would also like to go to these are also still a course questions. Just to start off, this is basic way to meet climate change and carbon dioxide. Second, just to talk about the difference between climate change and अभी आजकल क्योंकि कम लोग हैं, पहले ज़्यादा लोग थे जो क्वेश्चन करते हैं कि एक्चुअली क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली दैट impactful one. Anyone asks you the guys in the problem of a problem, please show them this particular slide. It's from a study in Nature, it's not our journal Science, it shows the above line is carbon dioxide levels in the atmosphere in the earth over the last 56 million years. Sorry, 66 million years. From the Missouri. And the line below is the Earth's average temperature over the last 66 million years. And what is very striking, why I am showing this, is you can see how it's almost in parallel. In a kind of zigzag, you can actually jata hi hai. But except for some periods 20 million years ago, it is more or less in parallel. And there is a direct correlation basically between carbon dioxide and the Earth's average surface temperature. तो मुख्य जो इसका जो बेसिक है, आप जानते हैं कि इसको मेन क्लासेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जो लेटेस्ट आंकड़े 2023 के, लिमिटेड अबाउट 49 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा कोयला वगैरह जलाने के, और उसके अलावा पेड़ की कटाई से जो भी हरिद्वार में लगातार संघर्ष चल रहा है, उसमें भी कटाई से जगहों में लगभग 1 बिलियन टन अमेज़ॉन, और उसके अलावा ये और हम लोग मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो सब मिला के एक साल में सब मिला के 61 बिलियन टन का सिर्फ एक साल में उत्सर्जन हुआ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वर्ल्ड वाइड। उसका होता क्या है, बेसिकली एक ट्रैप्स एक तरह से जो 44% स्टेज इन द एटमॉस्फेयर, एक तरह से पृथ्वी के ऊपर एक रजाई की तरह है, just traps the Earth's heat, the radiation in the Earth, and essentially लोग हर साल यदि हम लोग लगभग 60 बिलियन टन का उत्सर्जन करने वाले हैं, तो it's basically making a residual thicker. And how much heat does it trap? This is the amount. It is massive. It's beyond what we can imagine. It means कि आज ही just today, imagine आप रात को जाके सोते हैं, तो just today, by the end of today, greenhouse gases will have trapped the heat equal to one single day 7.7 lakh kg of tons. One single day, day after day
It is massive. And over 90% of that incredible amount of heat goes into the oceans. And the question is that I talked about rate of warming over Devita से बढ़ रही है पिछले 10-12 साल से क्यों हो रहा है? The average rate of warming in the last 40-50 years was a certain amount, 0.2 degrees Celsius. It has sharpened, and this is one of the key messages that I want to convey. It is one of the reasons why I have come here to underline this one point, that the rate of warming has gone up. For me, I have been doing this for 19 years. I've gone there in college and university, पिछले 19 साल से ये कर रहा हूँ, and I am really shaken by this one fact. तो इसका मतलब क्या है? It means that what you will imagine जो 50-60 साल आगे को होगा, it means कि और जल्दी होने वाली है. यानी कि जब आप लोग मेरे उम्र के होंगे, मेरे उम्र वैसे 58 है, when you become my age, it means that the world will be roughly 1.1 degrees warmer. That's how the rate of warming is. We are already currently 1.4. यानी कि जब आप 58 साल या 50 या 55 साल के होंगे, it means it's a 2.5, 2.6, and we have no experience. Humanity has no experience of those things. That to me is the concern. Why is it happening? So let's go back to that. It's happening clearly from two reasons. One is that the Earth's reflectivity density is reducing. And ironic बात ये है, लोग air pollution कुछ जगहों में air pollution कम हुआ, unlike चीन में हुआ, चीन बेजिंग में हमारे साथ रहते, बेजिंग में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टाइम में हालत बहुत खराब था, तो उन्होंने for 20 years my friend and colleague Rohit Thala मिला तो कहा कि चीन में ये really friend article in the Hindu about this 20 साल तो फिर शिपिंग लेन्स में जो है सल्फर पोल्यूशन कम हुआ, वाटर एंड एयर पोल्यूशन कम हुआ, एयर पोल्यूशन blocks the sun's radiation. If you reduce the pollution, ironically, it makes it the warming invincible. You get the point? Actually, less air pollution worsens climate change. That is ironic. Worsens global warming. Right? Because the second reason is the second reason is the warming is less cloud cover. The warmer we get, it affects cloud. It's a very complex thing. I don't go into complexity. लेकिन basic point is जो Earth का जो reflectivity है, that's called albedo, वो कम हो गया है for these two reasons. और इसका कारण है कि जैसे आप जानते हैं आर्कटिक में एक्सट्रीम नॉर्थ में बर्फ का पिघलने से it is less white, surfaces are darker, water is darker than ice, etc. And so also there is therefore less reflectivity. So it's a combination of these three reasons why, and it's a study. People study this data. There are papers published about, for example, how much is getting warmer in this region. My point is that the rate of warming is gone up. It's warming pretty fast. And it's upon a few impacts in India, and it's maybe a stress to my work in as the gender, the way that underprivileged women get impacted. What I've seen in primarily different areas, they are the largest social group to be impacted in India. And there's a very clear class and gender impact on climate change. It's not abstract, it is rooted in inequality, dysfunction in society. It's just a random image from the Wind Department this year of the extreme warming in the बारिश का समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबसे मई का इमेज है. But you notice, India climate change doesn't stop at nation state boundaries. Climate change does not respect nation state boundaries in all the way. This is global warming. It doesn't show what's happening in Pakistan or in China. It also experience extreme. Right? But there's very clear, please can you? There's very clear class like this. जो पिछले 2 दिन जो मैं कह रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से जो गर्मी बढ़ी है, उससे क्या हुआ है कि इतना बड़ा है कि लोग ना ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क विद वर्कर्स, either unions or NGOs or other collectives, they have suddenly got concerned because their mass base, their workers came massive. So there have been quite a few meetings where इसके बारे में चर्चा होती है, demands के बारे में चर्चा होती है, sometimes they come to speak, sometimes they want to attend, sometimes they want to चर्चा होती है कि किस तरह से अलग-अलग तरह के informal sector workers, gig workers, construction workers, bondage workers, domestic workers, outdoor workers of factories, so agricultural workers. So there are very large, about tens of millions of people who are already being impacted by this extreme heat. And again, it's something that is again just kind of
decide to go something to work. And it's not just while they are working, it's also impacting the way they live. And studies have shown that actually the deaths that take place, the mortality, on the one hand, the deaths have come down in the last 10 or 12 years in India because of 2013, Indian government went to implement state heat action plans in different states. Ahmedabad was the first case in action employed to say जो mortgage रिपेयर आउट कम हुआ है, लेकिन I also feeling कि जो mortgage का जो आंकड़ा है वो मतलब अंडर एस्टिमेट उसके उनके पता नहीं होता कि कोई जो मरता है कोई बुजुर्ग से मरता है लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं जाता मीन्स एटलीस्ट 20% ऑफ द सर्वर रिकॉर्ड इन इंडिया या लिखा जाता है एक हार्ट अटैक से मारा द कनेक्शन बिटवीन एक्सट्रीम हीट डिफरेंट एरिया जो इट्स नॉट जस्ट द डेटा इन द न्यूज़ नॉट जस्ट द वर्किंग प्लेस इस एरियाज में जहाँ आप रहते हैं एक्चुअली वैसे दिस सेम except places where they live and then therefore it's registered as a heart attack, but actually the heart attack more proximate is actually extreme. Somebody who has other morbidity conditions like asthma or heart-attacking or other conditions, or very nothing. So this is just one study in Europe, but these things are better studied based on data on technology and the FDA. This is just one area. One single event in this year where 1,300 people died, of which 1,500 are attributed to the extreme heat, in just one single event of a few days. There have been studies of deaths in Europe in 2021, उसके वो स्टडी के मुताबिक 61,000 लोगों की मौतें हुई हैं 4 देशों में। और उन देश का जो पूरा मिला के यदि आप पॉपुलेशन देखें तो उस बात के ऊपर 540 मिलियन, यानी कि एक एरिया में जहाँ पे the population is about just 40% of India's. There were 61,000 deaths in particular region. My point is that India में जो deaths हो रही है, it is being underestimated by areas. This is just one kind of impact on our purpose. Please look at the please. Extreme floods के बारे में मुझे आपको बोलने की जरूरत है। आपको इस साल आप देखें यहाँ जहाँ राज्यों में वो उत्तराखंड, हिमाचल या this was an event actually from 12 years ago. I'm not sure they are able to believe South Uttarakhand में जो आपदा हुआ था जिसमें 11,000 लोगों की मौतें हुई थी, पुलिस के ऊपर बहुत अटेंशन की पढ़ाई हुई थी, पुलिस के नाम वहाँ पे हजारों तादाद में वर्कर थे जिसको टूरिज्म में सीखा था। नेपाली माइग्रेंट वर्कर कुछ आ रहे थे काम करने, चाय के डाले थे, छोटे खाना थे, छोटे बच्चे थे, जिनकी उसमें बहुत प्रॉब्लली इंडियाज वर्स्ट क्लाइमेट डिजास्टर 11,000 people died. And the reason why this is happening now जो क्यों अलग अलग राज्यों में ऐसा हो रहा है जिसमें intense rainfall is that climate patterns are changing. एक तरह से जो एक weather system बोल सकते हैं और western disturbance जो आता है ईरान से west से north west से आता है and then it kind of reaches past Pakistan and comes across. So it should not be coming at this time, but its frequency at this time in the monsoon period has gone up because of climate change. And there are compensations you might have to go into that. But there's a combination of the western disturbance coming in और यहाँ से monsoon wind coming from Myanmar और crashing. और इसलिए इतना intense rainfall हो रहा है और उसकी frequency बढ़ रही है. उसका कारण जैसे मैं कह रहा था the extreme heat that climate change traps उसका 90% goes into the oceans. But there are certain reasons why the Indian Ocean and particularly जो अरब सागर है जो महाराष्ट्र केरल तक के जो सागर है it is trapping in a very unusual amount of heat because it is getting heat also from the Indonesian waters, from the southern ocean area. That intense heat means that there is more moisture, there is greater evaporation, there is water, और साथ साथ जो है warmer atmosphere has a greater capacity to retain moisture. हर एक डिग्री का वार्मिंग जो होता है उससे जो 7% उसका कैपेसिटी बढ़ता है atmosphere में नमी को पकड़ के रखने के लिए captures that, so rain suddenly means that there is more moisture coming suddenly. So क्या होता है आजकल जो आपको पता होगा कई दिन बारिश होती नहीं, आजकल जब होता है बहुत ज़्यादा होता है, पूरे महीने का पानी दो दिन अभी होती है. This is the second kind of impact. The third is a longer term kind of impact. This is a couple of in the Sundarbans a few years ago, when they were finding out कि वहाँ पे climate change का असर कैसे पड़ रहा है वहाँ जो किसान के और
many people will say कि किस तरह से रहेगा कि अच्छा नहीं होगा. Now, Gurgaon is not the only reason why Sundarnath नहीं हो रहा है. Context का आगे नहीं get into now. But the point is that उनका forced migration होते जा रहा है. Thousands of people have been forced to abandon their lands because the sea levels are rising. This is a slower impact of climate change and this is a long-term impact. IPCC के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो सी लेवल राइज जो ऑलरेडी गर्मी जो समुद्र में गया है जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ शब्द में आगे भविष्य गया है इट इज गोइंग टू कैरी ऑन फॉर नेक्स्ट 2000 years. There is a graph on that in the IPCC report. Don't lose hope by saying this because our efforts to make things bad things not get worse. That is the point. But this time draw your attention to the long-term nature of the problem. क्या होता है कि हम लोग इस बात मैच नहीं होते अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं या हमारे दोस्त के बच्चों को इसके बारे में सोचते हैं and typically studies can be for next 50, 60, 70 years published studies into the century. But impacts are carrying on for centuries, right? Impacting the Indian coast. The greatest threat to the Indian coast will come not from the west of Bengal. It's going to come from the seas. They will look at the wrong direction. This is touch upon the impact on other species and अक्सर हम लोग अपने ही जीवन से कैसे फोकस करें मूडी में सब लोग ज़्यादा एक्टिविटी पर जाते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक इसका असर मेरे राय में चलते अदर स्पीशीज वर्स. हाँ और ये चित्र सार्डिन्स का है. सार्डिन्स एक समय में केवल तट के आसपास हुआ करता था. अब समुद्र कितनी गर्म हो गई है फिश एंड सो ऑन मरीन स्पीशीज आर वेरी सेंसिटिव टू वाटर. तो बड़के जो है फ्रॉम नॉर्थ एसेक्स आर 50 किलोमीटर्स along the western coast and on the eastern coast एक समय में तमिलनाडु के आसपास हुआ करता है. कुछ हुआ नहीं करता था. Again not really nice and not towards Odisha and not towards just one kind of impact on the species. It's called shift in range, species range. That's happening all over India, hundreds of species around various regions, including Myanmar. Second kind of impact is the timing of life cycle events. किस समय पे जो है बर्ड निकलता है, किस समय पे पत्ती निकलती है, किस समय पे फ्रूटिंग होता है. And there are very intricate connections between these events, ecological events, and other species. Because the entire evolution of species is linked to this kind of timing of these kind of events. किस समय पे एक पत्ती निकलता है, that depends on the weather environment. It's a complex function of weather system because of global warming. And finally, just like heat stress affects us, affects local people, it also affects cows, it affects women, it affects other animals, it affects everything. Intense rainfall में तो असर पड़ता है. DNHS जो मुंबई का बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी का एक शो था 10 साल पहले और 7 साल पहले उसमें था कि एक सिर्फ एक सिंगल एक्सट्रीम इवेंट रेनफॉल इवेंट में 65,000 पक्षी का मौत हुआ. 65,000 बर्ड्स died. Just one single extreme rainfall event. So different ways which other species are affected. Let's move on. Just want to underline the different. Just a few impacts are talked about. It's happening fast. In my experience, on this side of the world, it's happening in the season. It's happening in frequently. It's happening in place. And that's what the carrier always going to be. Now let's move to the roots of the problem and questions of class and etc. अक्सर इस बारे में जो चर्चा होती है कहाँ से नेशन स्टेट कौन सा देश है अमेरिका ने क्या किया जर्मनी ने क्या किया कनेक्टिविटी लाइन में मुख्य जो ढांचा in terms of simply linked to numbers and bonds and strengths. JNU में जब मैं छात्र था तो जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे वो JNU के एम्प्लॉइज थे. लेकिन उस समय नौकरी दर्शन में पूरा एक कॉन्ट्रैक्चुअल एफिशिएंसी का प्रक्रिया शुरू हुआ. कुछ और कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली अभी आजकल जॉब देखने का जानते होंगे ये जो सिक्योरिटी गार्ड है जॉब करने के instead of a senior client of my senior manager or compare 10 times a day, मैं direct पूछता है कि आपका आमदनी क्या है, consumption क्या है, आप किस तरह के gadgets यूज़ करते हैं, आप किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, अपनी experience की अपनी obvious, it's a direct mathematical question between these and emissions, essentially carbon dioxide emissions. Now, therefore the question is that how much would, in a sense, think about it, it's
not just about inequalities. कि आपका monthly income क्या है, तो single crop है आपका 2 लाख का crop है या कार है ऐसे wealth की बात है कि कितना है, कितने घर हैं। आजकल कहते हैं आम बात होती है कि जनता पास इंडिया में एक बार शहर में ना रहते हैं दूसरी जगह कार है। पहले मतलब में गोवा में इंस्टास में गोवा में करता था काफ़ी आम बात हो गई मतलब आपका क्लास वेरी वेरी इंटरेक्शन की बैट है। ये फोटो जो है मुंबई की बस्ती का है, ड्रोन से लिया गया है। देखिए हमारे साइड में जो दुखी जरूरी है जो हमारे मुंबई में झोपड़पट्टी है, और जो राइट हैंड साइड में इट्स द अपर क्लास एंड इकोनॉमी एंड द डिफरेंस इन दैट आर वेरी ऑब्वियस इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ द concentration, and also therefore the way in which climate impacts are felt in terms of this city. The materials is the main consideration. My point is city is not just income, it's also wealth of references which is the amount of emissions, because emissions carbon is embodied in the structures that we have. If you have a house, if you have a flat, a building, there's a lot of emissions that go into the making of the building. You see me, it's not just for putting area, कितने AC, काफ़ी आम बात है। जिस घर का मैंने वो it's quite common that my friends have AC in every single room. आम बिल्डिंग का काम है। There is यदि आप किसी बस्ती में जाएंगे तो people probably have a fan. So it's something that in the sense the gadgets are important. In the sense of getting back to the roots of progress, this is the world canvas of the broad picture, correcting the world to be an emissions. That is not just the बात सिर्फ नेशन स्टेट का नहीं है, अंडरलाइन इकोनॉमी इज द रूट्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड अनलेस वन थिंक्स अबाउट दैट दिस इज इट्स डिफिकल्ट टू फाइट दिस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू एक्चुअली ट्राई टू डील विद इट। दिस इज समथिंग ग्लोबल जीडीपी ओवर टाइम द लास्ट 200 years. So the connection between this global GDP and carbon emissions. पिछले 50 साल में for every 1% rise in GDP, emissions will rise by 0.4% on average. लेकिन जब 90 के दशक में 2000 में जब चीन की ओर जब उद्योग वहाँ पे शिफ्ट हुए, पहले बात होती थी यूरोप से, यूके से, जर्मनी से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होकर चीन में गया, उसमें बिकॉज चीन कोई ना बिकॉज ऑफ दैट वर्सन एंड बिकेम 0.9% every 1% of GDP resulted 0.9 emissions because of the shift that China was integrated after 2002 to the world economy after the WTO. Now the thing is that this is one way of looking at it. So in a sense you see this, which is that it's a logic of capitalism, which is to maximize profit. और ये बात सिर्फ not just a Marxist, it's not just Marx, it's not just Marxist political science में Marxist even somewhere Marxist and Milton Friedman in Chicago School and he says something like the goal of the population is to maximize to maximize and उसके structural कारण because there are many institutions that push them to maximize profit. उसमें financial companies हैं, banks हैं, financial institutions, lenders हैं, shareholders हैं, to push them in the sense to get higher returns, and this entire functioning logic to that. But point is that this logic, which the famous capitalist centralism is a long literature on this. इसका सबसे मशहूर नाम प्रॉब्लम जॉन एलियट कॉन्स्टिट्यूशन और others हैं. लेकिन ऐसे भी लोग हैं people have also disagreed with this opinion. One of the most perhaps Colombia के economic historian Adam Tooze, who spread a remarkable intellectual contribution. He says that it's not a sufficient framing because वो कहता है कि आप जो चीन में जो हुआ है पिछले 25-30 साल में, you cannot explain it just by saying that capitalism was responsible. Because उसकी समझ में चीन का पूरा जो इकोनॉमी है, you can't just call it capitalism. It's a complicated discussion, we can't get into it, but it's an interesting way of looking at it, and a sense of I think one should be open to that way of looking at the critique of the Marxist framing, because I also think that what's happened in China in the last 25-30 years is absolutely central, which is and one should also look at it in their own terms. So suppose our normalization
just think of pure modernization or modernity. आपके दिमाग में क्या देश है? Which kind of countries are you इसके लिए future Germany, right? Or maybe Japan, maybe Korea. But there is an actually we think of modernity, there actually we know the states like what has happened in China in the last 25-50 years. It shades it. It is something of comparison. China at some point was consuming half the world's coal. चीन में 2013-14 में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ in just 2 years there was no cement used in more carbon dioxide सिर्फ 2 साल more than the US in the entire 20th century. So the sense of point is that we need to really understand, we don't understand what's the climate change. It's a lot nowadays. इसकी बाधा को समझना चाहिए. It's extremely important. आप understand also development plans. ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. It is very simple. So in a sense, we should combine the training, might be combine the training of countries and organization that happen in China or the other places. And also as we go forward, जो मैं energy transition की बात कर रहा हूँ, उसमें let's see क्या how does capital actually respond? As a capital is responsible. तो इनका क्या response है? Interesting बात ये है कि 4 या 5 साल पहले sections of capital, including fossil fuel industry, began to say, and one of the largest companies in the world, fossil oil companies and fossil gas companies. We were shortly to begin to talk about renewables, climate change regarding conflict, whether हम लोग diversify करने वाले हैं. लेकिन पिछले कुछ महीनों में नगर्स they seem to have completely kind of stepped back. And they are saying that we will now focus on our core activity, which is that is our activity and history of this is a conversation that is happening about podcast and just कह रहे हैं कि आप डिमांड को आप जो है कम कीजिए, आप सप्लाई को मिलता है आप डिमांड कम कीजिए फिर आप because the entire kind of conversation is happening nowadays among the largest fossil companies and it's quite very basic for that. Another is what जो है इस तरह के kind of profit like now we can have a disaster कुछ आपके इस तरह से capital पूंजी जो है बड़ा सा जो मुनाफा करना चाहिए भाई artificially creating a problem in the greatest problem is nowadays currency. इसको लोग महंगा करना चाहते हैं. कार्बन मार्केट से लोग यूज़ करना चाहते हैं. अलग तरह से ये हवाई जहाज लेंगे तो देखते कहीं है पैसे कीजिए कुछ पैसे टिकट का लीजिए ताकि कहीं लोग बफे में जाके जो बस ट्रेड बने उसके आप अप्लाई करते रहिए हम आपका ट्रेड करेंगे. The studies have shown that the spend of carbon offsetting does not make it work. That's the way in which capital seeks to also talking about issues around sustainability. Talk about how we can preserve resources for future generations. So in a sense, think of the logic. The core logic is obviously going to be shifting in the future. So दूसरी बात we are also shifting into certain kind of renewables of different kind and latest oil coming let's shift to your also thinking sector of energy transition in the Indian context also. What actually is it? It's going to just become essentially we said that there is a shift from coal and gas to solar this has become a partly there's many parts. One is the expand use of solar और दूसरा आप जो काम आपका गैस और पेट्रोल से आप चला रहे हैं जैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं या आपका नहीं चल रहा है या आपका अलग इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल होता है industries are now becoming something electric arc furnaces. उनका सोचें कि एक समय पर electric arc furnaces जो है वो जो है solar से उसका कैसे होगा. So it's a two-step kind of process. Broadly speaking, mainly is because solar का जो 10 या 12 साल में देश इंडिया में जो यूनिट था लगभग 17 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. मनी इस्तेमाल किया हुआ जो आपके देश में
excessive recent congestion and physical. Essentially, this is the share of the expansion of worldwide. You notice in recent years, before the share of renewables is actually 90%. So reason-wise, we need nothing to work towards the year. क्या होता है अगेन जो वर्ल्ड वाइड की बात होती है it actually hides the fact कि lot of work सोलर में actually चला है whether it is urbanization, whether it is poverty reduction, whether it is environment. It's saying world wide इतना हुआ है is China being the leading thing. This is data now for the last 2024. इसमें आप देखते हो कि चीन alone its capacity is 60% of the worldwide production of installation of solar and wind. And also manufacturing is actually 90%. This is one of the solar. मैं फोटो देखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है इस वक्त बंद हो जाता है so इसका आपके क्या पेड़ों पर क्या असर हुआ जीवन में क्या असर हुआ so there is always that kind of tension. Despite this जो मैं ऐसे मध्य प्रदेश में हुआ है उसके बावजूद ग्लोबली जो ऊर्जा बनता रहा है इसमें फ्लेक्स जो है बिकॉज ज़्यादा क्या है ज़्यादा केंद्र जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ज़्यादा होता है जिसमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं लेकिन आप क्योंकि अदर सेक्टर्स इट्स मच स्लोअर इंडस्ट्री वगैरह द शिफ्ट्स आर मच स्लोअर एंड ऑल्सो बिकॉज क्या होता है कि विंड एंड सोलर में हम लोग क्या करते हैं क्योंकि कैपेसिटी कैंसर होता है एक्चुअली उसका जो फायदा उसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है बिजली का इस मच लोअर इसका आपको एक्चुअल प्रोडक्शन लोअर बिकॉज सोलर प्लांट सोलर बनाई सोलर विंड्स विंड हर इन्वॉल्व जब विंड चलता है विंड चलता है तो एक्चुअली लोअर than the capacity work and also and also there is this thing which one writer starts by using so to bring good guy and all the foreign energy issues worldwide is Polish countries he's written this lot of work वो कहता है कि civilization के चार खंडे which are cement, steel, plastic and metals चारों में जो है there are billions of tons of crude oil which is used इसके बनाने में इधर बनाने में आज इम्पोर्ट कर रहे थे इट्स मैसिव प्लास्टिक वगैरह हम जानते हैं जैसे देखा है सामने आओ प्लास्टिक सो कॉमन करना एवरी प्लास्टिक पैकेट हैज टू वर्क इस crude oil that goes to the making of plastic just किसी में भी बैठा था उसमें crude oil आप जो लैपटॉप के इस्तेमाल करते हो उसमें crude oil आपके जो जूते पहनते हैं उसके सोल्स में crude oil आपके जो मेडिसिन आप देते हैं उसमें यदि आप वेयर नॉन कॉटन कपड़ा उसमें crude oil it is everywhere so it's also easy because हम क्या challenges हैं शिफ्टिंग अभी इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिफ्ट करो it's not so easy अगर अभी ऑब्वियसली मामला पूंजी का अलग है लोग उनकी बोझ है हमारे पास हमको आ सकते हैं आज जो लेटेस्ट आप जानते हैं जो AI की चर्चा हो रही है AI इज मैसिवली क्योंकि इसमें जो बिट्स और बाइट्स और जो क्वेश्चंस हैं फार मोर नॉर्मल तो इसलिए जो है आजकल जो क्या बोलते हैं चैट जीपीटी पूरी की कोशिश है कि हम ऊर्जा कहाँ से करें क्योंकि रीजनली वर्ल्ड वाइड AI ने सर्वर्स में करेंटली 1.3% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी यूज इन इलेक्ट्रिसिटी इन AI and world servers so globally it is not insignificant when it's not like लेकिन इसका रीजनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो रीजनल ग्रिड के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है तो गूगल वगैरह और हो जाएंगे तो कहाँ से ऊर्जा मिल सकती तो सऊदी अरब का एक सेक्टर बन गया इनको से पूरा खाता है इधर AI सऊदी अरब जस्ट द वेज इट्स न्यूक्लियर पावर को कोशिश करें अच्छा गैस में हो रहा है इसमें न्यूक्लियर को डेवलप करना यूएस में एक्सीडेंट हुआ था 79 में
न्यूक्लियर प्लांट मानो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये so different ways in which capital is trying in a sense to construct and expand. And AI is expanding all over the place. So there's so many implications for jobs. It's another story running the top. Because I was saying that transition will be kind of slow, right? Just in 2023, fossil fuels is not therefore electricity, but energy as a whole. Electricity is only one form of energy, इसका अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देखें तो 80% ज़्यादा जो है ऊर्जा की खपत 2023 में वो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, तेल से, कोयला से, गैस से। And my point is that if we want to address climate change, fossil fuel consumption should fall in absolute terms, not just in share. The share of it है, कुछ साल पहले वो लगभग 80% के आसपास था, 86% के आसपास था, 50 के खिलाफ 40 के कमी या 85 के आसपास है, पर it has to fall in absolute terms वो हुआ है। इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा तो ये जो इंडिया में जो नीति है इसमें समिट हुए करने वाले हैं और दूसरी इसके बारे में आजकल पिछले 3 दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है प्रपोजल इंडिया नेशनल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कि हम लोग हमारे बिजली कैपेसिटी का हम लोग 50% उसका आधा जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल में सिर्फ कोयला से नहीं लेकिन उसमें न्यूक्लियर भी आता है, लार्ज हाइड्रो भी आता है, स्मॉल हाइड्रो भी आता है। लेकिन इसमें भी अभी पिछले महीने टच था टारगेट लास्ट मंथ इंडिया रीच द टारगेट और उसके तो टारगेट वाज इन 2030 इससे रीचिंग 2000 अगस्त 2025 तो हाफ ऑफ इंडियाज कैपेसिटी इज नाउ फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल्स। सो माय क्वेश्चन इज इट दैट वी आर सो वेरी है और इसी तरह टारगेट्स ऑफ पॉलिसी I think those are better than the form. Yes, in some areas it is okay. Solar is not. I basically think very badly. The targets are set in the NPC basically targets. Targets are actually and this is just from a before last week. This last week, for the first time in decades, India's electricity CO2 from electricity has dipped in the first half of this year because of the expansion in solar and etc. Also very गर्मी इस साल कमी तो AC वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है उसके सामने बता रहे हैं तो दोनों कारण हैं एक तो अपनी सोलर का एक्सपेंशन हो रहा है और दूसरा इस साल गर्मी कम था इस तरह एक्सट्रीम AC का इस्तेमाल कम हो रहा है इसमें बिजनेस प्राइस वेदर सस्टेन therefore India too is like I said worldwide यूजर में बदलाव आ रहा है स्टिल क्वाइट स्लो इन अदर सेक्टर्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट में ईज की बात होती है लेकिन जब आपको देखते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन है सब अपने फेवरेट टू व्हीलर्स हैं मेट्रो से कहते हैं तो वो जो है बिजली से होता है कि बिजली की वजह होती है बट कार में है नहीं बसें में कुछ शहरों में है बट स्टिल नॉट सफिशिएंट दिल्ली में जो 30,000 बसें घरों में सिर्फ 7,000 बसें और so in some sense, the transition is still quite slow. We are all complaints about it. We want to tackle climate change. It's just a direction. We are afraid to देश में हर साल लगभग 7 लाख घंटे एयर क्रॉप एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड लगभग 5 मिलियन सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं मनी अर्जेंट बिजनेस शुरू करने को डीजल वगैरह also address the other crisis, which is the pollution. But definitely, we go a lot faster. And also, if you are यहाँ पे क्या है कि रूफटॉप सोलर देश में काफ़ी कम है. जो है सोलर का लगभग 80-82% इस लार्ज सोलर पार्क्स और जैसे पहले लोग कही थी उसकी प्रॉब्लम्स हैं. लार्ज सोलर का मतलब बचा है. रूफटॉप सोलर का है पाकिस्तान में जा रहा है, साउथ अफ्रीका में जा रहा है. वहाँ पे कुछ वहाँ पे रिचर ओजर्स हैव सोलर यूज बिकॉज द सप्लाई ऑफ इसकी मांग पे प्रॉब्लम है डिजिटल से मिलता नहीं पाकिस्तान में भी ऐसे होता है लाहौर वगैरह में द पिक्चर ऑफ द सोलर बिकॉज इन सप्लाईज फॉर एनवायरमेंट इंडस्ट्री इज सोलर पैनल्स चीज है इंडिया में अब तक सोलर रूफटॉप है नहीं यहाँ पे आप जानते नहीं कि यहाँ
also easy to have rooftop solar system, right? For decentralized solar plus scope there. So this actually is a very possible, maybe a little dated, but replace every huge amount of still possible. In a sense, so challenges है हमारे direct technological quality of life. People are still against large solar. Including environmentalists, include against large solar because of the land it takes. There are range of struggles, also technological intelligence based associated with 1 megawatt capacity के लिए बात करें तो it takes 5 acres of land. तो कर्नाटक में जैसे कि 2000 मेगावाट का सोलर पार्क है. 2000 acres means 2000 megawatts means 10,000 acres. 10,000 acres of land, even more, which can be used for other purposes. There's a lot of therefore opposition to solar itself and other places. It's very understandable. I am for those, but I also support those companies because they are fighting for the resources, the right to land, the right to farm, the right to farming, the right to get farmers. In these areas, the page of the best is Assam and also people are now talking about green imperialism, about कहाँ से आ रहे हैं सोलर, कहाँ से इसकी इनपुट्स आ रहे हैं. So finally, what would a just transition be? आजकल just transition की बात हो रही है. So India is a beginning. This is quite important to get. क्योंकि इसमें कह रहा था 50% के आसपास ऑलरेडी माल हासिल हो गया है, काफी एक्सपेंशन हुआ है सोलर. कोयला भी कर रहा है, लेकिन इसकी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई. बट जो लाखों में तादाद में कोयला खदान को वर्क कर काम कर रहे हैं, माइनिंग में वो प्लांट्स में जो अलाइड एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट करना, जो रेडिएट, जो छोटे दुकान चलाते हैं, चाय वाले ऐसे यहाँ पे. So if you are economic activity here, you have a chai stall. If you close this economic activity, you close this hostel. What happens in chai stall? What happens to the workers who are coming? It's a similar thing with coal. यदि हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, कोयला के लोग कहीं बंद हो, तो ये लाखों वर्कर का क्या होगा? Need to think years ahead. और मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक सिर्फ एक राज्य है जिसके बारे में शुरुआत में छोटी कदम लिया है. झारखंड में कमेटी बिठाई है, उसको स्टडी करनी है. It's like the first bit of the first step. You have to plan decades ahead to plan for 4 million workers. और ये सिर्फ कोयला से ट्रांसपोर्ट में भी है. आप खुद जानते हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में there are thousands of small factories जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, जो कारों में या टू व्हीलर्स में जाता है. छोटे पार्ट्स, every car has thousands of small parts. यदि आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले हैं, so basically what you want to do, you want to put in a large battery, which is huge. It contributes massively to the weight and to the cost of a car. Tesla में तो वही है. Elon Musk ने battery हाँ, this car is amazing though. The battery is a key part of that car. तो what about the hundreds of parts जो बन रहा है गुड़गांव में, फरीदाबाद में, चेन्नई में, जो ट्रांसपोर्ट है, what about those? What other workers are working with solar plants, unorganized, right? जहाँ आ रही है plants, गुजरात में और राजस्थान में. So these are questions that हमारे आजकल चर्चा हो रही है. So as I said, engagement is required. और transition is just. और just का एक और पहलू है कि जो सोलर की जो मेकेनिकल पार्ट्स है उसके लिए 5 एकड़ जमीन लिए देना है. Because of which environmentalist like मेरा पार्टनर आशीष कोठारी, आशीष कोठारी मेरे दोस्त हैं, right? He is completed his part solar parks. लद्दाख गए, बैठे हुए सोलर पार्क है. I disagree. My point is, if you want to address climate change,
is necessarily part of the steps forward. लेकिन यदि इसका डिस्कशन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? Okay, the question if you want a transition be just. It has a certain kinds of measures, right? It's coming. And it has a certain ambitions. So I'm not saying about political strength, but it is at least start about it. और स्टार्ट की जो उसका जो सोलर विभाग से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा पहले आप लोकल इलाकों में देंगे, लोकल नॉन रीजन पोलिटिकल यूज अंडर हाउस में देंगे. First you get there before you are sending it to some county in southern Samarkand. ठीक है. और इनको जो रन में देखे करते हैं दिल्ली में तो अगर 90% का उससे ज़्यादा आजकल सोलर पार्क से आ रहा है रेवा से मध्य प्रदेश. फर्स्ट अकाउंट इज गिवन टू द लोकल. उसके बाद नेशनल मीडिया उसके बाद कनेक्शन दूसरा ऑफिसर उनसे चर्चा कीजिए बिकॉज लोकल पीपल नो कि कहाँ पे ज़मीन की इस्तेमाल नहीं होती है, कहाँ पे ज़मीन एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होती है. मैं अपने गाँव में देखता हूँ, गाँव में रहता हूँ, देखता हूँ इस ज़मीन की देखा होगा 20-25-30 साल से इस्तेमाल हुआ नहीं. तो लोकल पीपल नो इट बेटर है ना. which line is supposed to work. सामने वाले फार्मिंग मेरी फार्मिंग मेरी सामने मेरी ऐसे religious हमारा है तो चर्चा की कुछ चीज़ें कहाँ रख सकते हैं, कहाँ पर कोई पार्ट और भी तरीके आप उसको लंबे को भी खड़ा कर सकते हैं. ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ जगह हुआ है. हाँ सोलर प्लांट बहुत कीमत डिस्क है, बड़ा जाकर थोड़ा तो खर्चा करेगा तो आपको स्टेट रॉ स्टील आने उसके थोड़े से इनपुट्स लेकिन हो सकता है खर्चा करें. ठीक है. देयर इज रिसर्च डेवलपमेंट ICR वगैरह में इसके शो चल रहा है कि कैसे हम लोग इस तरह के प्लांट्स अंडर सोलर पैनल ग्रो हो रहे हैं. लेकिन अगर इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आपको सिंपली मनी एंड क्वालिफिकेशंस एंड दिस कैन रिड्यूस अ massively expand the capacity. A lot of studies that say India's solar capacity is massive. We will do very significant harm. Finally, I let this regarding making the law. Maybe also बस सुधार लेकिन आप भी अपने राय दीजिए. I feel कि हमें सुधार मिलेगा और कई चीज़ें करने की ज़रूरत है. तो स्टार्ट मेनली हमारा जो मेनली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका हमारा ये जो एक्चुअल सेशन है इनका गोल से वो कोई नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आगे का नहीं ये डेफिनेटली वो चर्चा होती है. बट द सच एन ऑब्सेशन विद इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाई think of people's basic needs. Start from there. Provide them hospitals, provide them basic schooling, provide them gas. People have a right to energy. That's the second point. It should be a constitutional right. Just like right to free speech, right to opinion, has right to life, there should be a right to energy. क्या होता है? मैं 2-3 महीने पहले मीटिंग में बात कर रहा हूँ. कई राज्यों से फॉरेस्ट एक्ट एक्ट में मीटिंग था, कई राज्यों से हाइक में आते हैं. तो मैं उनसे बात करता हूँ. चाय के लिए बिल्कुल नहीं बात करता. वो कह रहे हैं कि पीछे 3-4-5 साल में सिलेंडर आ रहे हैं ऐसे समय कई जगह पहुँचे. लेकिन एक सिलेंडर आता है पहला सिलेंडर मुफ्त है लेकिन दूसरे सिलेंडर उसको रिप्लेस करने के लिए उनके पास पैसा है तो दिन तक दुकान को कटेंगे और दैट गोइंग सेवरल किलोमीटर्स टू गेट राइट. दिस इज सिंपली गेटिंग फ्री. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर economy that claims to be the third largest in the world. Right? Energy should be a basic right for the poor. आप 200 यूनिट मत लीजिए. यदि सरकार क्या था? 200 यूनिट्स fine. I am above. I can afford to pay. Right? Ticket for आपको करना है. You can address and important in different ways. अलग तरह के लोगों ने देखा है इसका कारण. तो मैं दोस्त रोहित का मैंने बात किया था. He and his colleague शौविक चक्रवर्ती ने लिखा about carbon tax. This is money can be used for certain kinds of public transport वगैरह. तो अलग अलग proposals आए हैं. Essentially also keep it as much as possible. ऊर्जा को आप जैसे भी बात हो रही थी आप ऊर्जा को अडानी गांधी का कीजिए और हमारा और विकास करें क्योंकि उनका लॉजिक है और कोई लॉजिक है. Doesn't matter if you want to know अडानी blocks. This is the logic. That's what Marx wrote in Capital Government. There's a logic in that. So let us say if we consider the energy is an important public good, then it should be public finance.
So there is some kind of, how there can be, there should be state control, law, etc. should be certainly community control, कुछ लोग कहते हैं आशीष वगैरह कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज होना हो तो लोकल कम्युनिटीज का ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट है कसते हैं which is a valid point, but we talk about large systems, essentially public. There are different ways in which I think one can talk. Finally, I would say that let us talk about the urban analogy. These are not radical demands. राजस्थान में urban analogy जो है recently बना it should be all over every single part. लेकिन हमारे शहर में रहते हैं, right? हमने को 35 years. There is no urban analogy. इससे क्या होगा? जो अभी जो फंडिंग इकोनॉमी देखा था, इस साल पिछले साल या जो एक्सट्रीम हीट का जिक्र कर रहा था जो पिछले साल हुआ था, जो हमने देखते हैं वो तो चलो मोस्ट कॉमन इम्पैक्ट्स नाउअडेज इन अर्बन एरियाज आप किसी भी शहर में देखो, पुणे हो, चेन्नई हो, श्रीनगर हो, या extreme heat and flooding are two strongest common impacts of climate change. Both can be addressed by better housing programs. And you can have large public employment programs जैसे हमारा नरेगा है, आप शहरी डेवलपमेंट यूज कीजिए ताकि इससे इम्पैक्ट भी कम करें टूरिस्ट के, और साथ साथ दूसरा संकट जैसे जॉब्स क्राइसिस कैन आल्सो बी एड्रेस्ड. पीपल विल गेट decent job, at least some jobs which can pay. And we can do so much more. So much is possible. Water harvesting is possible. Water distribution is possible. Right? People are public, you can build houses, you can build water. So much is possible. But decent the canals, आपको बाहर जाना है. आधा कारण है सिर्फ बारिश नहीं है. और canal जो है वो बहुत block है. which you can decent learn. इस तरह के कुछ सुधार है. आजकल इस possible करना reality से but they are talking about the cycle. Please don't forget the things. Don't forget कि कहाँ से शुरू किया था. The rate of learning is going up, and we have to implement the type of school now. And don't forget the urgency. वैसे indicates you can't see the country as a map of the of different parts. This is the indicates किस तरह से one impact in one area उसका असर कहाँ पे उसका असर पे और इलाके में पड़ रहा है, उसका असर अमेज़न में पड़ रहा है, उसका असर कहीं और पड़ रहा है. और इज अ इंटरनेट सिस्टम, उसका असर है टेम्परेचर में इज अबाउट टिपिंग पॉइंट में क्या होता है, सिस्टम चेंजेस, इट डजंट रिवर्स बैक टू द स्टेट इट वाज फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, एंड ऐसे फोर्सेबल फ्यूचर इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. सो डिफरेंट सिस्टम्स आर मेड डिफरेंट क्लाउड्स इंक्लूडिंग अमेज़न, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल. Therein lies its power. But there is to work is good. The fact that people have little to work about in the last few years, and people in different places have listened, have tried to raise certain kinds of questions. And not just about this, also other. Greta Thunberg is now looking at the NASA in a photo and she was stopped. It's not just about Greta Thunberg. It's about young people in the game. And these are young people like you. And to link other environmental movements that related resources जो हंसते